हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग के एक अनदर यूजर डिफाइंड के कंसेप्ट को डेटा टाइप के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम यूनियन है। अभी तक हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, एरे पढ़ा है, अब हम लोग यूनियन की बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर और यूनियन या फिर एरे तीनों ही तीनों तीनों के तीनों क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसमें कि यूजर अपने हिसाब से, अपने कंपैटिबिलिटी के हिसाब से डेटा टाइप को क्रिएट करता है। जितनी चीज़ें उसे चाहिए होती हैं, उतना ही वो वेरिएबल, उतना ही मेमोरी का साइज के हिसाब से बना लेता है अपने आप, अपना एक डेटा टाइप। तो यहाँ पर हम लोग यूनियन की बात क्यों कर रहे हैं और यूनियन क्या है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर डिफिनेशन की बात करें तो यूनियन एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर करते हैं, जो कि एक सेम मेमोरी लोकेशन पर ही स्टोर होता है। अब ये कहने का मतलब क्या हुआ? तो देखो, सबसे पहले मान लो कि हमें 3 डेटा टाइप चाहिए। एक इंटीजर डेटा टाइप जिसमें मुझे एक वेरिएबल है, मुझे 5 स्टोर करवाना है। एक कैरेक्टर चाहिए जो कि सी है, जिसके अंदर मुझे ए स्टोर करवाना है। सपो ये दोनों ए डिफरेंट है, क्योंकि ये एक इंटीजर डेटा टाइप है और ये एक कैरेक्टर डेटा टाइप है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, या फिर अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं इस ए का नाम बदल के स्मॉल ए कर देता हूँ। उसके बाद एक मुझे और डेटा टाइप चाहिए, फ्लोट। इसके अंदर मुझे, मान लो इसका नाम मैंने एफ रखा और इसके अंदर मुझे 5.5 को स्टोर करवाना है। तो ये हो गया नॉर्मल प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हम लोग अलग अलग वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ को स्टोर करवा लेते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम इन तीनों डिफरेंट डेटा टाइप को एक सिंगल डेटा टाइप के अंदर बाइंड अप कर दें, स्टोर कर दें? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। इसे करने के लिए हमारे सी प्रोग्रामिंग में 2 प्रोसीजर्स हैं, पहला स्ट्रक्चर और दूसरा यूनियन। स्ट्रक्चर जो होता है, उसके अंदर भी हम लोग सेम काम करते हैं, बस डिफरेंस ये है कि हम जब एक स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उसके आगे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और यहाँ पर हम यूनियन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। तो मैं अगर चाहूँ तो लिख सकता हूँ यूनियन, और मैं लिख दूंगा यहाँ पर सपोज मेनी। मेनी मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बहुत सारे डेटा टाइप हैं, आपकी जो मर्जी आप उसका नाम लिख सकते हो। तो मैंने यूनियन मेनी लिख दिया। अब क्या हुआ, इस मेनी नाम के यूनियन के अंदर ये तीनों के तीनों डेटा टाइप आ चुके हैं। यानी जब भी हम मेनी को कॉल करेंगे तो ये 3 चीज़ों क्या एक्सपेक्ट करेगा, पहला इंटीजर डेटा टाइप, दूसरा कैरेक्टर डेटा टाइप और तीसरा फ्लोट डेटा टाइप। ठीक है। अगर आप चाहते चाहते हो तो इसको एक्सटेंड कर लो, तो आपका जो यूनियन डेटा टाइप बना हुआ है वो आपके हिसाब से बड़ा और छोटा वैल्यू हो जाएगा, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ डेटा टाइप को उसके अंदर बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो इसलिए इसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहते हैं। ये हो गई बातें हमारी डिफिनेशन से। लेकिन अंतर क्या है, स्ट्रक्चर में भी तो ऐसे ही लिखते थे, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस ये है कि सबसे पहले जब मेमोरी एलोकेट होता है, जब मेमोरी हमें इस स्ट्रक्चर के लिए हमारा सिस्टम देगा, तो वो सबसे पहले कहेगा कि इसके अंदर जो डेटा टाइप्स हैं, वो उनमें सबसे बड़ा डेटा टाइप कौन है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो इंटीजर है, कैरेक्टर है और फ्लोट है। इन तीनों में सबसे बड़ा मेमोरी अगर किसी को चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा बाइट अगर किसी के लिए खर्च होगा, तो वो है फ्लोट वेरिएबल। इसके लिए 4 बाइट स्पेस चाहिए होता है, कैरेक्टर के लिए 1 और इंटीजर के लिए 2 बाइट स्पेस चाहिए होता है। तो सबसे बड़ा फ्लोट के लिए है, तो हमारे पास एक 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि जो सबसे बड़ा बंच ऑफ डेटा टाइप होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू स्टोर होने की संभावना होती है, उसके हिसाब से ही मेमोरी हमें मिलता है। ये हो गया हमारा। अब मेमोरी किस तरह से मिला, अब देखो इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम वैल्यू को इनिशियलाइज करवाते हैं तो स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सारे के सारे डेटा टाइप को सेम टाइम पर मेमोरी मिल जाता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एक टाइम पर एक ही किसी डेटा टाइप को मेमोरी मिलेगा। जैसे अगर सबसे पहले इंटीजर का यूज हुआ तो इंटीजर को मिलेगा, कैरेक्टर का यूज हुआ तो कैरेक्टर को मिलेगा, और फ्लोट को का यूज होगा तो फ्लोट को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बारी बारी से मेमोरी एलोकेट होता है, और जो हमारा सबसे बड़ा है उसके हिसाब से बना है, तो जिसको जितना चाहिए वो उतना यूज कर लेता है और काम होने के बाद उसे छोड़ देता है। तो क्या होगा, फिर ये खाली, मान लो पहले इंटीजर का काम पड़ा, इंटीजर ने इसे 2 बाइट यूज किया, फिर वो अपना काम करके वहां से निकल गया। फिर कैरेक्टर को जरूरत पड़ी, कैरेक्टर ने फिर वहां पर 1 बाइट का यूज किया और वहां से फिर वो अपना काम करके निकल गया। और फ्लोट को जरूरत पड़ी,
फ्लोट ने उसका यूज़ किया और वहाँ से वो भी अपना काम करके निकल गया। तो यहाँ पर क्या हो रही है, मेमोरी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, हमें यहाँ पर मेमोरी को वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्ट्रक्चर में मेमोरी थोड़ा वेस्ट हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, तो डिक्लेयर करना बहुत ही आसान है। जैसे कि आपने अभी तक स्ट्रक्चर को डिक्लेयर किया है, सेम उसी तरह का सिंटेक्स इसका भी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर का जैसे लिखा था वैसे ही यूनियन का भी लिखा है। सबसे पहले यूनियन कीवर्ड लगाया, उसके बाद उसका नाम लिखा, फिर उसके अंदर डेटा टाइप्स, उसके बाद उसका एक वेरिएबल बनाया, फिर एक अगला डेटा टाइप, फिर उसमें एक वेरिएबल बनाया मेंबर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं। फिर इस तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स आप बना सकते हो। तो ये हो गया सिंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एंड यूनियन। उसके बाद बात आती है कि इसके अंदर के डेटा टाइप को, यानी कि जो ये है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह से इनको हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो जिस तरह से हम स्ट्रक्चर का यूज करते थे, जिसमें कि हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते थे, सेम वही प्रोसीजर यहाँ भी है। यहाँ भी हम डॉट ऑपरेटर का यूज करके वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो मैंने यहाँ भी ये लिखा हुआ है कि द डेटा मेंबर ऑफ एन यूनियन इज एक्सेस बाय डॉट ऑपरेटर। ठीक है, कोई यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होने वाली बातें हैं, जैसे स्ट्रक्चर में करते थे सेम वही है, बस वहाँ पर मेमोरी का यूटिलाइजेशन सही से नहीं हो रहा था, इसके वजह से हमने यूनियन का कंसेप्ट पढ़ा और इसके वजह से हमारा यूनियन का कंसेप्ट बना भी है। तो चलिए अगला बात क्या है कि डिफरेंट वेज टू डिफाइनिंग अ वेरिएबल। तो देखो हो क्या रहा है, जब हम किसी नॉर्मल डेटा टाइप को भी बनाते हैं तो उसमें हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। सेम वही तरीका है यहाँ भी, बट डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि वहाँ पर वो इनबिल्ट डेटा टाइप है, तो इनबिल्ट डेटा टाइप को हमारा कंपाइलर तो समझ जाता है कि ये क्या है। बट जब हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात करते हैं तो हमारे कंपाइलर को सारी बातें हमें बतानी पड़ती है कि भाई देखो ये स्ट्रक्चर है, यूनियन है, ये रे है। तो इस तरह से हमें यहाँ भी बताना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमें उसका नाम बताना पड़ेगा, सॉरी उसका ये मेथड बताना पड़ेगा किस तरह का है। तो हमने बताया ये यूनियन है, जैसे हम पहले स्ट्रक्चर लिखते थे, स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखते थे, उस तरह से हमने बताया कि ये यूनियन है। उसके बाद उसके आगे उस वेरिएबल, उस यूनियन का नाम जो हमने यूनियन बनाया हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर मेनी बनाया था तो यहाँ पर मेनी लिखता, मैं क्या लिखता, यूनियन मेनी। और उसके आगे मान लो मैंने M1 लिखा, तो ये M1 मेनी का वेरिएबल है, मेनी क्या है, एक यूनियन है। ये बातें आपको समझ में आई कि M1 क्या है, मेनी है, और मेनी क्या है, एक यूनियन है। तो देखो ये M1 क्या एक्सपेक्ट करेगा, तो जब भी हम M1 का यूज करेंगे तो ये एक्सपेक्ट करेगा कि इसके अंदर एक इंटीजर डेटा टाइप होना चाहिए, एक कैरेक्टर डेटा टाइप होना चाहिए और एक फ्लोट डेटा टाइप होना चाहिए। तो ये हो गया एक तरीका। ये तरीका तब यूज करते हैं हम जब हम मेन फंक्शन के ही अंदर स्ट्रक्ट यूनियन का यूज करते हैं। ठीक है, एक अनदर वे भी है कि जैसे हम लोग स्ट्रक्चर को बना करके उसके नीचे ही वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते थे, उसी तरीके से हम लोग यहाँ भी कर सकते हैं, यूनियन को बना करके उसके नीचे ही हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते थे। तो ये हुई हमारी यूनियन की सारी बातें कि यूनियन कैसे बना, उसको डिक्लेयर कैसे किया गया, इनिशियलाइज कैसे किया गया, इसको मेमोरी एलोकेट कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेज क्या है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो मैं इस नोट्स को फिर से आपके सामने एक बार रख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आए। तो सबसे पहला हमने डिफिनेशन सीखा, डिफिनेशन को आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। फिर मेमोरी को एलोकेट कैसे किया गया, उसका सिंटेक्स क्या है। फिर हम लोग क्या सीखे कि इसे एक्सेस कैसे करते हैं डेटा मेंबर्स को। फिर उसके बाद अगर बात करें तो हम लोग किस तरीके से इसे डिक्लेयर करते हैं। दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट मेन फंक्शन के अंदर उसका नाम लिख करके उस वेरिएबल बना लो, या फिर एक तरीका है कि जब आप यूनियन बना रहे थे वहीं पर उसके नीचे उसका वेरिएबल का नाम लिख दो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।